हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट 3 रीबर्थ बॉस की अजीब पत्नी। चैप्टर 21 बिजनेस शुरू करने वाली है ईशा। ईशा अपने हाथ में झाड़ू लेकर उसे जोर जोर से घूमते हुए सामने खड़ी उर्वी को एक झाड़ू मारती है। मार खाने की वजह से उर्वी जोर से चिल्लाती है। फिर ईशा को एक बार फिर से झाड़ू उठता देख करके फटाफट कमरे से बाहर भागने लगती है। आनंदी और नंदिनी तो पहले ही खेत में ईशा का दम देख चुकी थी, इसलिए दोनों तुरंत बाहर भाग जाती है। बाहर भागकर तीनों जन लंबी गहरी सांस लेती है। दूसरी तरफ ईशा उन तीनों के सामने ही बाहर निकालकर दरवाजे पर ताला मार देती है और चाबी को घुमाते हुए अपनी सूट के अंदर जो कुछ दिनों पहले उसने पॉकेट चला था उसके अंदर रख देती है। ये सब देखकर आनंदी अपने दांत पीसने लगती है। फिर अपने सर पर बड़ा सा घूंघट ओढ़कर जहां सारे मर्द बैठे थे वहां जाती है और तुरंत ईशा के दादाजी के सामने जाकर खड़ी होकर कहती है, चाचा जी अब आप ही समझाइए, ईशा को कुछ उसे आज तक किसी औरत ने पाला नहीं है। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। उसके बाद से जब तक 8 साल के लिए तब तक उसे हम लोगों ने देखा है। आज जब इतनी बड़ी हो गई है और उसका ब्याह हो रहा है, तुम्हें उसको जो तोहफे में चीज मिली है उन्हें रखने में उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन वह मुझे कुछ छूने ही नहीं दे रही है। और क्या आप जानते हैं, ईशा के होने वाले पति ने उसे पूरे 12 से 15 हजार रुपए भेजे हैं। इतना पैसा। आखिरी वाली बात आनंदी खूब जोर से चिल्ला कर कहती है। उसके मन में तो यही चल रहा होता कि काश कुछ कर चक्का उसकी बात सुन ली, क्या पूरे गांव में यह बात फैल जाए ताकि कोई ना कोई आकार नहीं पैसों को चुरा ले। उसे इस तरह से बर्ताव करता देख करके और सभी लोगों की नजरें खुद पर प्रकार दादाजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए कहते हैं, बढ़िया है बताने वाले की बड़ों से किस तरह से बात करते हैं, पहले खुद को तो देखो उसके बाद अपने छोटे को सिखाना। और वैसे भी वह सारे पैसे ईशु के पति ने उसके लिए भेजे हैं, उन पैसों के साथ में कुछ भी करके किसी को दे दे, अपने पास रखिए फिर जला दे, यह उसका निर्णय है। और हमारे परिवार में बोलने वाली तुम होती कौन हो। अचानक से पूरे आंगन में बिल्कुल शांति हो जाती है। दादाजी की बातों का दबाव खेलने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। उन लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है और कोई ना कोई बहाना बनाकर वह लोग जल्दी से वहां से निकलना बस जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है। सही कहते हैं पुराने लोग, जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं उनका प्रभाव ही कुछ और होता है। अभी अभी मेरे पूरे शरीर में कप कॉफी से दौड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जिसे डांट पड़ रही होती है वह अपना सर इतना नीचे कर ली होती है कि अब तक घूंघट उसका जमीन को छुड़ा होता है। इतने सारे लोगों के सामने इतनी बुरी तरह से दांत खाने के बाद आनंदी का मन कर रहा होता है कि अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। दूसरी तरफ नीरज ये सोच रहे होते हैं कि कितनी नालायक है ये सब, एक छोटी सी बच्ची को काबू में नहीं कर पाया, आखिर सामान ही तो लेना था और अब उसके बाद इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जत भी हो गई। अपने घर में खाली निहायती नालायकों को पाला है मैंने। नीरज सामने रखे पानी के गिलास को दादाजी को देते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, भैया तू इतना चिंता काहे करत हुआ, मम्मी से कोनो भी ईशा का कोनो सामान ना छोड़ा। नीरज की बातें सुनकर तो एक बार को वही थोड़ी दूरी पर खड़ी ईशा को भी यकीन नहीं होता है। उसके दिमाग में सारे घोड़े एक ही तरफ दौड़ने लगते हैं और वह सोचने लगती है, बाप रे इस बुढ़े के अंतरात्मा कब जाग गए, पक्का ये पहले नमी फिर गर्मी वाली तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। दादाजी भी थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर ठीक है बोलकर वापस बैठ जाते हैं। नीरज अपनी छाती चौड़ी करते हुए और अपने मूंछों को रोक देते हुए कहता है, तू सब छोड़ा और हमार खुशखबरी सुना, हमार सबसे छोटा बेटवा की नौकरी लग गल है ओहू सरकारी दफ्तर में। नीरज की बात सुनकर दादाजी भी अपना सिर हिलाते हैं और सोचते हैं, ठीक ही तो है, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के अगर इतनी अच्छी जगह नौकरी लग गई तो अच्छा है ना। वही ईशा नीरज को इस तरह से फूला हुआ देख करके सोचने लगती है, खाली एक चाय का गिलास उठाकर दूसरी जगह रखने की नौकरी लगी है और उतने से में ही इतना घमंड, अगर सच में किसी बढ़िया जगह नौकरी लग जाती तो अब तक ये आसमान में होते हैं। इसके बाद नीरज बताता है कि किस तरह से शहर से गांव की दूरी 15 किलोमीटर है। इतनी दूरी नापने के लिए दिल्ली कम से कम 3 घंटा तो चलना ही पड़ेगा और उनका प्यारा बेटा तो इतनी बड़ी नौकरी पाकर कितना खुश है कि इतनी दूर कैसे चल पाएगा। वैसे भी उसका शरीर कमजोर है, इसलिए उसे साइकिल की जरूरत है। अब तक ऐसा इस बुढ़े की पूरी प्लानिंग समझ चुकी होती है और वह बस दादाजी के जवाब का इंतजार कर रही होती है। आज का समय ऐसा समय होता है जब आरुषि पड़ोसी में समाज का लेन देन तो बड़ा स्वाभाविक है, इसीलिए अगर सच में दादाजी हाँ कर देते हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दादाजी उसकी बात को सुन करके एक बार फिर से गुस्से में आ जाते हैं और इस बार खुद खड़े होकर उन लोगों को भागते हुए कहते हैं कि यह सारा सामान ईशा का है और इस पर हक सिर्फ ईशा का है और वह सोचेगी कि किस क्या देना है। नीरज गुस्से में आ जाता है और अपने पैर पटकते हुए वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ उसके परिवार के सभी लोग उसे साइकिल को ध्यान से देखते हुए बड़ी मायूसी के साथ बाहर जाने लगते हैं। आनंदी अपने मन में सोच रही होती है, बस इतनी सी दूरी थी साइकिल की, लेकिन मेरे को नहीं मिल सकती, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, जो चीज चाहती हूँ वही नहीं मिल पा रहा है।
दादाजी के जवाब से ईशा कुछ दिन बहुत अच्छा लगा था और उससे भी ज्यादा अच्छा उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर लग रहा। सारी रात भर ईशा अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर 32 दांतों वाली मुस्कान के साथ तकिए पर सर रखकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह आंखें बंद करी थी उसके सामने अभिमन्यु और उसके 2 बच्चे आ जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेस कैंप में अपनी फोल्डिंग खटिया पर लेटा अभिमन्यु मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर गहरी सोच में था। उसके चेहरे पर ना तो ईशा जैसी खुशी थी और ना ही कोई दुख था, उसके मन में तो सिर्फ जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार जब भी वह आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, कोई पतली सी आवाज वाली लड़की उसके कानों में कुछ बोलकर चली जा रही थी। शायद शादी का ही असर था जो अभिमन्यु सक्सेना पूरी रात भर जगा हुआ था। अगले दिन ईशा उठकर सूरज निकलने से पहले ही अपने दादाजी के साथ शहर जाने की तैयारी करती है। शहर में बेचने के लिए उसने 2 चीज तैयार की थी। पहले तो मिर्ची का अचार, जैसे उसने उन मिर्चियों से बनाया था जिसे लॉकेट की शक्तियों से उसने पहाड़ी पर से इकट्ठा किया था, और दूसरा था भीगे चने जिनकी स्प्राउट निकला हो। आजकल ऐसा समय था जब ज्यादातर लोगों के पास खाने के लिए सब्जियों या राशन वगैरह नहीं हुआ करते थे। इस समय में इस तरह की मिर्ची के अचार का इस्तेमाल किया जा सकता था और ईशा को इन्हें बनाना भी आता था, इसीलिए उसने लास्ट मोमेंट पर तय किया क्यों मिर्ची का अचार भी बनाए। और जहां तक बात रही थी भीगे हुए चने की, तो फिर उसे तो इन्हें अच्छे से रेडी करके बेचना ही था। आखिर आजकल के समय में इन चीजों को स्नैक्स की तरह खाया जा सकता है, ये कितने ही लोगों को पता था। दोनों जान सूरज निकलने में कुछ समय जब बाकी था तभी से अपना सफर शुरू करते हैं। स्टेशन तक पहुंचने में उन्हें 1.5 घंटे का समय लगता है और फिर आधे घंटे तक ट्रेन का इंतजार करने के बाद ठीक 3 घंटे का सफर उनका शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेल्स डिपार्टमेंट के सामने आकर खत्म होता है। सेल्स डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर बाहर आते हैं और दादाजी को देखकर उन्हें एक सैल्यूट मारते हुए चिल्लाकर कहते हैं, रेजिमेंट कमांडर वेलकम। दादाजी अपने पुराने जूनियर को देखकर खुश हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रतीक अब मैं रेजिमेंट कमांडर नहीं रहा, इसलिए तुम मुझे चाचा जी ही कहकर बुलाया करो। दादाजी की बात सुनकर प्रतीक अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जैसा आप कहे रेजिमेंट, मेरा मतलब चाचा जी। इसके बाद प्रतीक उन्हें जल्दी से ऑफिस में ले जाता है। आखिर इस समय बाहर कड़ी धूप रहती है और उसे पहले से ही पता रहता है कि दादाजी की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर ने भी उन्हें जवाब दे दिया है। प्रतीक की दिल से इच्छा थी कि वह दादाजी को एक सेनेटोरियम में ले जाकर भर्ती कर सके, जहां पर उनका अच्छा खास देखभाल हो सके। लेकिन दादाजी के मन में उनकी पोती के लिए जो प्यार था वह इतना था कि उन्हें उनकी जान के भी परवाह न थी, इसलिए सबके लाख कहने के बाद भी उन्होंने वहां जाने से साफ मना कर दिया। अंदर ले जाकर प्रतीक दादाजी को देखते हुए कहता है, चाचा जी आप यहाँ पर इस समय क्यों आए हैं, कोई खास कारण है? आपको तो इस समय घर पर आराम करना चाहिए। दादाजी प्रदीप को देखते हुए अपने पीछे खड़ी ईशा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मेरी पोती को कुछ सामान बेचना है, तुम्हारे यहाँ अच्छी खासी जान पहचान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी थोड़ी मदद। दादाजी के कहने पर प्रतीक का ध्यान दादाजी के पीछे खड़ी लड़की पर जाता है और उसे लड़की को देखते ही प्रतीक का मुंह इतना बड़ा खुल जाता कि कोई भी मक्खी हम मच्छर आराम से उसके मुंह में जा सके। उसे यकीन नहीं होता कि अपनी जवानी के समय इतने अच्छे दिखने वाले उसके रेजिमेंट कमांडर की पोती ऐसी दिखती है। उनका रिएक्शन देखकर ईशा को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वह यहाँ पर बिजनेस की बातें करनी आई थी, इसलिए वह आगे बढ़कर प्रदीप को नमस्ते करते हुए, नमस्ते चाचा जी। एक बार फिर से प्रतीक को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से इतनी प्यारी आवाज इतने मोटे शरीर के साथ कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही होती है। लेकिन फिर भी सालों से पुलिस फोर्स में काम करने के कारण प्रतीक को जो तजुर्बा होता है उसकी मदद से वह खुद को संभाल लेते हैं और ईशा को नमस्ते करते हुए पूछते हैं, हाँ तो बताओ ईशा, यही है ना तुम्हारा नाम? किस चीज को बेचना चाहती हो तुम? और तुम्हें पता है ना कि आजकल के समय में बेचना या खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। ईशा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी मुझे पता है, लेकिन मैं ये सब खुलेआम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप शहर में मौजूद बड़े बड़े दुकानों में बस मेरी बनाई चीज रखवा कर देखिए, अगर वह तब बिकती है तभी आगे बात करूंगी मैं। ईशा की बात सुनकर प्रदीप ईशा को ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से देखा है और सोचने लगता है कि जैसा मैंने सोचा था, रेजिमेंट कमांडर की पोती आखिर इतनी पागल तो हो ही नहीं सकती, बुद्धिमान तो बहुत है लड़की। इसके बाद ईशा को इशारों में उसका सामान उन्हें दिखाने के लिए कहते हैं। ईशा एक छोटे से मिट्टी के ढुंगे को निकालकर प्रतीक के सामने रख देती है। उसे मिट्टी के ढुंगे को बड़ी ही अच्छी तरह से बनाया गया होता है। इतना ही नहीं, उसको ढकने के लिए ढक्कन भी होता है। प्रतीक उसे ढक्कन को हटाकर देखा है तो उसके अंदर भीगे हुए चने को देखकर चौंक जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, ये तो कोई भी कर सकता है, आखिर इसमें इतना क्या खास बात है।
लेकिन अपने चेहरे पर इस बात को जाहिर ना करके प्रतीक एक मुट्ठी चना उठाकर तुरंत खा लेता है, लेकिन उसके बाद जो होता है ना उसी यकीन नहीं होता है। ये चैन मामूली चैन से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट, और इसके साथ साथ इन्हें खाने के तुरंत बाद उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में एक ऊर्जा की तरंग दौड़ गई है। उसके बाद दूसरे मिट्टी के धुनगे का ढक्कन खोलकर उसके अंदर के मिर्ची के अचार को उठाकर जैसे ही वह खाता है, उसे फिर से वैसा ही आभास होता है। वह सोचने लगता है, बाप रे बाप, इतनी अच्छी चीज है, मैं तो दिन भर इस खाऊं, और इतनी अच्छी चीज हूं, मैं किसी घटिया से सड़ी हुई दुकान में कैसे भेज सकता हूं, इसे तो मुझे अपने सारे भाइयों के साथ बांटना चाहिए। इसके बाद ईशा की तरफ देखते हुए प्रतीक अपना सिर हिलना और कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा सामान तो दुगने दामों में भी बिकेगा, आखिर इसका स्वाद ही इतना अच्छा है और इसे दुकानों में बेचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे खरीद लेता हूँ। इतना कहकर वही ऑफिस के अंदर मौजूद टेबल में से एक कोर्स निकालकर उसके अंदर से 50 रुपए का नोट ईशा को थमते हुए 10 मिर्ची के अचार की टोकरियां और 10 चने की टोकरियों को खरीद लेता है। फिर अपने जूनियर को बुलाकर ईशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यीशु बेटा का नाम रजिस्टर में लिख लो, इसके साथ साथ जो चीज अभी हमने खरीदी है उन्हें भी लिख लो। तुम चिंता मत करो, अभी तुम घर जाओ और ऐसी और अच्छी चीज बना, जब तुम्हें इन्हें बचना होगा तब तुम यहाँ शहर आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद प्रतीक का जूनियर आगे बढ़कर जब टोकरी उठाने की कोशिश करता है तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और टोकरी उसके हाथों से बस गिरने ही वाली होती है। ये देखकर प्रतीक अपना हाथ लगा देता, जब वह टोकरी को अपने हाथ से पकड़ता है तब उसे एहसास होता है, बाप रे बाप, इतना भारी, इसके अंदर क्या पत्थर है। फिर सोच में पड़ जाता है, मेरे से ही नहीं उठ रही, पता नहीं लड़की कितनी शक्तिशाली है। दूसरी तरफ ईशा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जहां वह शहर में आकर कमाने के नए तरीके ढूंढ रही थी, वही गांव में इस समय उसके फूफा ससुर जी द्वारा भेजा गया सारा सामान लेकर दो लोग उर्वी की बातों में फंसकर नीरज के घर पर उसका सारा सामान रखवा रहे होते हैं। बेचारी शाह एक मुसीबत का सॉल्यूशन ढूंढती है तो दूसरे बिन बुलाए पहुंच जाती है। अब पता नहीं इन जलगवारों के घर से अपना सामान वह कैसे छुड़वाएगी। चैप्टर 22 ईशा अमीर हो गई। ईशा और उसके दादाजी को घर पर वापस आने में शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर बिल्कुल भी थकावट नहीं रहती, क्योंकि उन्हें इस बार बहुत ही कम मेहनत पर अच्छे खासे पैसे जो मिले होते हैं। दोनों खुशी खुशी अपने घर जा रहे होते हैं, पर तभी सामने से एक छोटा सा लड़का दौड़ते हुए ईशा के पास आकर कहता है, जीजी आप जानती हैं आज गांव में दो अफसर आए थे, सी की यूनिफॉर्म पहने, उन्होंने कुछ सामान एक ट्रक में लाकर आपके घर के पास खड़े थे, लेकिन तभी उर्वीदी ने उनसे कुछ कहा और वह लोग उनके साथ चले गए। उसकी बात सुनकर ईशा और दादाजी के चेहरे के एक्सप्रेशन से बदल जाते हैं, दोनों के दोनों उसे बच्चों को शुक्रिया बोलकर वापस घर में चले जाते हैं। घर में आकर खटिया में बैठकर दादाजी ईशा को देखते हैं जो कि वही पास में खड़ी होती है और फिर पूछते हैं, जितना मुझे पता है इतनी आसानी से तो हमें वह सारा सामान वापस मिलने से रहा, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। उनकी बात सुनकर रेशा कुछ देर सोचती है और फिर एक टेढ़ा सा मुंह बनाकर कहती है, ही आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे कल शाम तक वह सारा सामान हमारे घर में खुद ब खुद आ जाएगा, अभी तो आप बस जाकर सो जाए। ईशा के चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन देखकर एक सेकंड के लिए दादाजी घबरा जाते हैं। यीशु बेटा, कहीं तुमने रात में जाकर डराने वाली तो नहीं हो। लेकिन फिर बिना कुछ बोले हल्का सा खासकर कमरे में आकर सो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, जाने दो, यीशु ऐसे भी अब बड़ी हो गई है, इन सब मामलों में वह मुझसे बेहतर जानती है। दादाजी के जाने के बाद ईशा अपना स्पेशल प्लान सोचकर पहाड़ों की तरफ जाने लगती है। आज वैसे भी उसे मौका नहीं मिला था क्योंकि वह शहर चली गई थी, इसलिए रात में जाना बिल्कुल सही था, क्योंकि दादाजी सोने चले गए हैं, इसलिए वह सोते समय उसके कमरे में आकर झांकेंगे नहीं। और वैसे भी सिर्फ कुछ ही देर में वह वापस भी आ जाएगी, इसलिए ऐसा बिना दादाजी को बताए पहाड़ों की तरफ जाती है। कुछ समय तक चलने के बाद वह एक बार फिर से इस तालाब वाले जगह के पास आ जाती है। रात का समय था, पर क्योंकि ईशा के पास उसका पेंडेंट था इसलिए उसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। वहां जाकर के ईशा तालाब के किनारे से होते हुए फिर से उन्हें झाड़ियां में वापस जाना चाहती थी, जहां पर वह हमेशा जाती थी। लेकिन इस बार जब वह तालाब के पास से जा रही थी तब अचानक से उसके गले में लटका रेड कलर का पेंडेंट इतनी जोर से चमकने लगता है कि वह हैरान रह जाती है। उसे पेंडेंट को अपने हाथों से पकड़कर ऐसा समझ नहीं पाते कि आखिर इतना क्यों चमक रहा है। फिर तभी पता नहीं क्या चीज दिशा को अपनी तरफ खींचती है और वह तालाब के अंदर गिर जाती है। तालाब के अंदर गिरने पर जो एक बार छापा की आवाज आती है, बस उसके बाद पूरा पानी फिर से पहले की तरह शांत हो जाता है और पानी की सतह पर ईशा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। बस पानी में से हल्के हल्की लाल रंग की रोशनी चमक रही होती है और कुछ समय बाद वह भी चमकता बंद हो जाती है। दूसरी तरफ जहां पूरा गांव सो रहा होता है, वहीं नीरज के घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और पिछले 1 घंटे से सारे समाज को एक तब तक की लगाकर देखे जा रहे होते हैं।
नीरज के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान रहती है। उसे इस बार अपनी बेटी पर बड़ा गर्व हो रहा होता है। आखिर उर्वी ने उसका इतना बड़ा फायदा जो किया होता है। खुशी के मारे आनंदी, जो पहले भी 3 बार यह कहानी सुन चुकी थी, एक बार अकेले में, दूसरी बार नंदिनी के साथ, तीसरी बार सारे परिवार के साथ, एक बार फिर से उर्वी से वही कहानी वापस से दोहराने के लिए, आनंदी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए और सामने रखी सिलाई मशीन को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए उर्वी को देखते हैं और कहती है, बोले ना, आखिर आपने कैसे उसे ईशा के सामान को इतनी चाहे सफाई से हमारे पास ले आए। उर्वी का चेहरा देखने लायक होता है। इस समय अगर उर्वी की पूंछ होती तो वह आसमान को छू रही होती। उससे खुद पर बड़ा गर्व होता है, क्योंकि कल तक वह जी ईशा से इतना जल रही थी, आज उसी का सारा सामान वह हत्या कर जो बैठी थी। लेकिन उसे क्या पता ये खुशी सिर्फ कुछ ही फलों की है। कल सुबह होने तक ईशा एक ऐसा धमाका करने वाली है जिससे इन सबके सपनों के बुलबुले टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। लेकिन ये सब तो अगले एपिसोड की बातें हैं। कोष्टक। उर्वी अपने बालों को स्टाइल के साथ पीछे करते हुए नंदिनी को देखते हुए कहती, आज जब मैं उसे मोटी के घर गई थी तब। फ्लैशबैक बिगिंस। आज सुबह से ही उर्वी ने ईशा को कहीं नहीं देखा था, वरना हमेशा ईशा इधर उधर कहीं ना कहीं देखी जाती थी, कभी खेत में तो कभी पहाड़ों पर काम करते हो, इसलिए वह चेक करने गई थी कि आखिर ईशा क्या कर रही है। अकेले जाने का पूर्वी का एक और मकसद था, और वह ये था कि किसी तरह से ईशा से कुछ पैसे निकलवा सके। आखिर इस समय पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही लड़की तो है। लेकिन ईशा के घर के पास पहुंचते हैं उर्वी को वहां पर 2 आर्मी ऑफिसर्स एक छोटे से मिनी वैन के सहारे खड़े दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस तरह से खाना देखकर उर्वी के दिमाग के घोड़े जल्दी जल्दी दौड़ने लग गए। वह सोचने लगी कि आखिर इतनी सुबह ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर जल्दी से उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के पास जाकर वह पूछती है, भैया आखिर आप दोनों यहाँ मेरी बहन के घर के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं। वह दोनों है ऑफिसर्स अचानक से इतनी तेज किसी को उनके सामने भाग के आता देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर जब अपने सामने एक 16 या 17 साल की लड़की को देखते हैं जैसे थोड़े फटे पुराने कपड़े पहने थे, तो उनके चेहरे से चिंता की लकीरें गायब हो जाती है और उनके एक्सप्रेशन फिर से पहले की तरह शांत हो जाते हैं। उनमें से एक घर की तरफ इशारा करते हुए उर्वी से पूछता है, यहाँ अंदर जो रहती है वह आपकी बहन है। उद्धरण चिन्ह। उर्वी अपना सर बिल्कुल किसी मुर्गी की तरह हिलाते हुए कहती है, जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी बहन है। कल रात को ही उसकी शादी हुई थी, वह भी किसी आर्मी ऑफिसर से। इसलिए जब मैं आप दोनों को यहाँ देखा तो मुझे लगा कि आप लोग जीजाजी को जानते होंगे और कुछ कम से आए होंगे। इस समय अगर ईशा होती और उर्वी को इतनी सफाई से अभिमन्यु को जीजा बोलते सुनती तो पक्का बोलते, तुमसे मतलब ही किस रखना है छोटी छिपकली। अभी कुछ समय पहले तक तो तुम्हारा मुंह इस तरह से था जैसे किसी ने तवे से जला दिया हो, और अभी उसी इंसान को जीजू का कर बुला रही हो जिससे शादी करने के सपने देख रही थी। छी छी, कितनी जल्दी बदलती है। अब उर्वी को ईशा के मन की बात थोड़ी ना पता चलेगी, इसलिए वह बिल्कुल भूलो जैसा चेहरा बनाकर उन ऑफिसर्स को देखती है। बिल्कुल जैसा कि लगा था जब वह दोनों पूर्वी के मुंह से सुनते हैं कि ईशा इसकी बहन है, तब वो और भी नर्म आवाज में उर्वी से पूछते हैं, अच्छा तो क्या आपको पता है कि वह लोग कहाँ गए हैं और कब तक वापस आएंगे। उर्वी अपना शहर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ये दोनों किसी काम से शहर गए हैं और अब कल ही वापस आए। क्यों, आपको कुछ काम था क्या। बिल्कुल जैसा और भी को लगता है। उसकी बहाना सुन करके उन दोनों ऑफिसर्स के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलकने लगती है। उनमें से एक बहन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दरअसल हमें उन्हें कुछ सामान देना था, इसीलिए हम थोड़ा सुबह ही आ गए थे, लेकिन वापस फिर से दोबारा कल आना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। उनकी बातें सुनकर उर्वी की आंखें चमक जाती है और वह उन दोनों की तरफ और भी विचारों भरे एक्सप्रेशंस के साथ रहती है, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप ये सारा सामान मेरे घर पर रख दीजिए, जब वह आएंगे तो मेरे घर से ले लेंगे। जैसा कि उसे लगा था उन दोनों ऑफिसर्स का चेहरा चमक जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी परेशानी के साथ पहले ऑफिसर कहता, लेकिन कहीं आपको तकलीफ। अरे अरे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह मेरी बहन है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी, उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख, उसका हिस्सा मेरा हिस्सा और मेरा हिस्सा तो मेरा हिस्सा है। लास्ट वाली बात अपने दिमाग में सोचकर बिल्कुल किसी अच्छी बहन वाले एक्सप्रेशंस के साथ वह उन दोनों को देखने लगती है। वह दोनों और भी के ऊपर से नीचे तक देखते हैं। वह दिखने में बिल्कुल किसी किसान की बेटी लग रही होती है जो मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी बिताते हैं। आर्मी में काम करने के कारण इन लोगों को मेहनती और ईमानदार लोग ही तो सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वह लोग ज्यादा ना सोचकर उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और सारा सामान ले जाकर नीरज के घर पर रखवा देते हैं। फ्लैशबैक एंड। पूरी कहानी चौथी बार सुनने के बाद एक बार फिर से और भी अपना सिर ऊपर करके बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है, और इसी के साथ अब से यह सारा सामान हमारा है, और अगर वह भालू हमसे झगड़ा करने आए तो हम सब मिलकर इस बार उसे अच्छा मजा चखाएंगे। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं।
दूसरी तरफ गहरे पानी के अंदर जी भालू की उर्वी बात कर रही होती है। वह इस समय हैरानी से अपने आसपास की चीज देख रही, उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि वह पानी के अंदर एक ऐसी गुफा में आ गई है जिसके अंदर भी पानी है, लेकिन फिर भी वो सांस ले पा रही है। इसके बाद जब वह थोड़ा आगे बढ़ाकर उसे गुफा के और अंदर जाती है तो वहां मौजूद चीजों को देखकर हैरान हो जाती है। फिर गहरी और शांत पानी के अंदर गूंजती है एक जोरदार हंसी। हा 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 हायल। उसे हंसी को सुनकर के पानी में मौजूद मछलियां इधर उधर भागने लगती है। इसके बाद किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। मैं अमीर हो गई। पानी के अंदर मौजूद ईशा अपने लॉकेट को किस कर रही होती है और सोच रही होती है, मुझे तो हमेशा से ही पता था कि अभिमन्यु मेरा लकी स्टार है, तभी तो उसने मुझे ये लॉकेट दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बेचारा कोई सोल्जर जो इस समय बेस कैंप में अपनी शादी के गम में डूबा होता है, अगर उसने ईशा की बात सुन ली होती तो खुद को रोने से हूं और रोक नहीं पाता। ईशा गुफा के अंदर मौजूद चीजों को देखती है। गुफा के अंदर कई तरह तरह के पत्थर होते हैं, या यूं कहूं तो क्रिस्टल होते हैं, जो कि लॉकेट की रेंज में आकर के चमक रहे होते हैं। इन क्रिस्टल के आसपास कई बड़े हैं दुर्लभ जड़ी बूटियां वाले पौधे होते हैं, जो दुनिया में सिर्फ गिने चुने कुछ ही मौजूद होते हैं। उससे भी बड़ी बात, यह सारे पौधे इस समय ईशा के सामने किसी समुद्री घास की तरफ फैले होते हैं। इन दुर्लभ जड़ी बूटियां और महंगे क्रिस्टल को देखकर ईशा को इस बात की खुशी होती है कि वह बचपन से ही अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा ध्यान देती थी और अपने लॉयर की पढ़ाई के अलावा भी कई सारी किताबें पढ़ती थी, तभी तो उसे इतनी कमल की चीज के बारे में पता था। नहीं तो आज उसके सामने इतना बड़ा खजाना होता है और उसे पता भी नहीं होता। आप उसे आसान तरीका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वह इन चीजों को बेचकर बड़ी आसानी से पैसे कमा सकती थी। ये सब सोचकर ही ईशा को इतनी खुशी हो रही थी कि उसका मन पानी के अंदर मरमेड की तरह डांस करने का कर रहा था। बस उसकी कमर थोड़ी एक्स्ट्रा साइज की थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन चाहे ईशा को कितनी भी खुशी हो, वह उसे गुफा में ज्यादा देर के लिए नहीं रुकती है और फिर उन क्रिस्टल में से सबसे छोटा वाला लेकर के पानी के बाहर जाने लगती है। लेकिन एक बार फिर से उसे सुनसान जंगल में किसी के चलने की आवाज पूछता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेड़ों पर मौजूद सारी चिड़ियाएं जो कि खाना लेकर अपने घोंसले में वापस अपने बच्चों के पास आना चाहती थी, वापस से डर के मारे अपने बच्चों को लेकर घोंसले से उड़ जाती है। दूसरी तरफ पानी में से अपना सर निकलकर अपने सामने आसमान में चमक रहे सूरज को देखकर ईशा हैरानी के साथ अपना मुंह खोल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अभी तो उसे पानी में गिरे हुए मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे, अचानक से यह सूरज आसमान में कैसे आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सुबह के लगभग 9 या 10 बजे बज रहे होंगे। फिर दादाजी का चेहरा याद करके ईशा जल्दी से पहाड़ी के नीचे भागती है। उसे चिंता हो रही होती है कहीं दादाजी उसके गायब होने की खबर सुनकर अपनी तबीयत ना बिगाड़ ले। ईशा इतनी जल्दी में होती है क्यों, इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि वह अभी तो पानी से निकली थी, लेकिन फिर भी उसके कपड़े भीगे नहीं थे। चैप्टर 23। ईशा इस समय जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए वह बहुत तेज भाग रही थी। उसे डर था कि कहीं दादाजी ज्यादा चिंता न करे। थोड़ी ही देर में ईशा गांव के पास पहुंच जाती है और अपनी रफ्तार कम करके इस तरह से चलने लगती है जैसे मानो अभी अभी पहाड़ों से नीचे उतरी हो कुछ काम करके। अरे इससे पहले जो आंधी तूफान की तरह पहाड़ से उतर रही थी वह तो कोई और ही थी। ईशा की एक्टिंग का असर था या फिर ज्यादा लोगों ने उसे पर ध्यान नहीं दिया था। वह बिल्कुल आराम से अपने घर तक पहुंच जाती है, कोई उससे कोई सवाल नहीं पूछता। घर का दरवाजा खोलकर जब वह अंदर जाती है तो देखी है उसके प्यारे दादाजी इस समय चाय पी रहे होते। उन्हें आराम से चाय पीता देखकर ईशा को अच्छा लगता है। वह एक राहत की सांस लेती है। ये कम से कम दादाजी ने अपने दिमाग को आराम दिया, लेकिन भगवान को उसे आराम थोड़ी ना देना था। इसीलिए दादाजी एक झटके से ईशा को दरवाजे पर देखते हैं और फिर थोड़ी सी सख्त आवाज में पूछते हैं, बेटा तू इतनी सुबह सुबह बिना मुझे बताए कहाँ गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनका सवाल सुनकर एक सेकंड के लिए तो ईशा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि किस तरह से जवाब दे, पर उसे इस बात की तसल्ली होती है कि दादाजी को ये लगता है कि वह सुबह सुबह उठकर गई थी, रात भर से गायब नहीं थी। इसीलिए अपने आप को संभालते हुए ईशा दादाजी को देखते हुए कहती है, दरअसल बात हुआ है कि मैं सोच रही थी कि कसरत करने चली जाऊं। आपको मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले कि मुझे अपना वजन कम करना है, बस इसीलिए। वैसे भी मैंने सुना है सुबह सुबह कसरत करने से वजन जल्दी कम हो जाता है। उसकी बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अभी से अपनी नाए और नथनी के सपने देखने लगते हैं और इसलिए ईशा की तारीफ करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बेटा तेरे ऊपर तो ऐसे दिख भी रहा है, बहुत अच्छे। मुझे तो लगता है तूने अपना थोड़ा वजन कम कर दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
दादाजी को सच में बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है, अभी एक ही दिन तो हुआ कसरत करते हुए तब से पतली भी हो गई। दादाजी की बात को ईशा दिल पर नहीं लेती क्योंकि वह जानती थी कि उसने तो बस ऐसे ही बहाना मारा था, इसीलिए अपने कमरे में वापस आ जाती है। दादाजी भी पंचायत के किसी काम की वजह से घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐसा अपने रूम में अपने कपड़े बदल रही थी पर तभी उसे एहसास होता है कि अचानक से उसके कपड़े हल्के हल्के ढीले हो रहे हैं, लेकिन इन चीजों पर वो इतना ध्यान नहीं देती और फिर शिक्षा उठाकर एक साइड में लगा देती है ताकि उसमें से देखकर वह अपने बाल सेट कर सके। और जैसे ही वह अपनी शक्ल शीशे में देखती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि उसके सामने जो लड़की है वह वो है। उसके चेहरे पर जितने भी दाने थे वह सब बहुत कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका एकदम काला रंग अब पहले से भी 4 शेड कम हो चुका होता है और उसे खुद उसका चेहरा हल्का पतला दिखाई दे रहा होता है। फिर कुछ सोचकर जो कपड़े उसने निकाल कर साइड में रखे थे उन्हें उठाकर अपनी सलवार की पॉकेट में से वह क्रिस्टल निकलती है और उसके दिमाग का रिवाइंड बटन घूमने लगता है। वह सोचती है कि कैसे हो सिर्फ 20 मिनट के लिए तालाब के अंदर वाली दुकान में गई थी और बाहर पूरे 12 घंटे बीत गए। इतना ही नहीं, इतनी ही देर में उसके शरीर में इतने सारे बदलाव। कुछ भी सोचकर ईशा एक नतीजे पर आती है कि शायद उससे पार्टिकुलर गुफा के अंदर समय थोड़ी कम रफ्तार से चलता है। इसके साथ साथ पानी में होने के कारण वहां कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिस वजह से उसके शरीर के अंदर भी गंदगी प्यूरिफाई होती है, इसीलिए उसे जगह पर इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियां और अनमोल क्रिस्टल और पदार्थ पाए जाते हैं। तो अगर वह उसे जगह पर पूरा एक दिन बिताएगी, इसका मतलब बाहर में लगभग 1 महीना या उसके ऊपर का समय बीत जाएगा। और अगर 20 मिनट में 2 किलो वजन कम होता है तो 12 घंटे में 60 किलो से ऊपर वजन कम हो जाएगा। इसका मतलब वो पतली हो जाएगी, इसके साथ साथ गोरी भी हो जाएगी। उसका फिगर फिर से उसकी पिछली जिंदगी की तरह हो जाएगा, 0 फिगर। और अमीर तो वह हो ही रही है, क्रिस्टल और जड़ी बूटियां जो मिल गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभिमन्यु के मशीन का टाइम भी 2 एक ही महीने का था, तो अगर वह 1 महीना के लिए जाती है तो जब वह वापस आएगी तब वह अभिमन्यु से भी मिल पाएगी। यस यस, इतना सोचकर ईशा को बहुत खुशी हो रही होती है, इतनी खुशी हो रही होती है कि वह भूल जाती है क्यों प्रेग्नेंट है और कूदने लगती है। फिर याद आकर वापस बैठ जाती है और सोचती है, आराम से तुम्हारे साथ और 2 जिंदगी है बुद्धू लड़की। इतना जल्दी खुशी मत मनाओ, 1 महीने का समय उस गुफा में काम है और बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा है। अगर तुम इतने दिन के लिए गायब रहने वाली हो तो पहले ये सोचो कि दादाजी को क्या बोलोगी। और वैसे भी दादाजी को बोलने से पहले उसे उर्वी के पास से अपना सारा सामान वापस भी तो लेकर आना है। और वैसे भी तुमने तो आज गुफा का सिर्फ छोटा सा हिस्सा देखा था, वह गुफा तो और बड़ी है। 12 घंटे अगर अंदर बिताना है तो इस बार मौके का फायदा उठा करके पूरी गुफा देख लेंगे, क्या पता उसमें और भी कुछ चीज मिल जाए। इसका मतलब अभी तुझे बहुत सारा काम करना है, ऐसा बैठी मत रह। इसके बाद इसे जल्दी से अपने कपड़े बदलकर तुरंत रसोई घर की तरफ भागती है और दादाजी और अपने लिए कुछ खाना बना लेती है। इसके बाद रसोई घर के अंदर से होते हुए कोठारी के अंदर रखे मिर्ची के अचार के 20 डिब्बे उठाती है और पास की उर्मिला चाचा जी को ये बात कर कि वह शहर जा रही है उसके दादाजी को बता दीजिएगा, शून्य कहकर सीधा स्टेशन की तरफ जाती है। अगली ट्रेन पकड़ के वह शहर पहुंचती है और पूरे 2 घंटे का सफर तय करने के बाद प्रतीक के ऑफिस के बाहर आकर खड़ी रहती है। गहरी सांस लेकर ईशा अंदर जाती है, जहां पर अंदर में प्रतीक अपनी चेयर पर बैठकर रजिस्टर चेक कर रहा था और प्रतीक का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, शून्य। प्रतीक चाचा नमस्ते। प्रतीक जो अपना काम कर रहे थे अचानक से चौंक जाते हैं और अपना सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। ईशा को खड़ा देखकर वह कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और उसे अंदर आने का इशारा करते हैं। ईशा अंदर जाकर वहां पर टेबल के सामने रखी बेंच पर बैठ जाती है, फिर अपना सामान टेबल पर रखती है। लेकिन उसे टोकरी के वजन की वजह से टेबल पर एक जोरदार आवाज होती है, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बेटा मुझे पता है तुम शक्तिशाली हो, लेकिन इस तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग मेरे टेबल पर क्यों कर रही हो। इस समय टेबल को लेकर प्रतीक अपने मन में रो रहे होते हैं, लेकिन बाहर से एक टेढ़ी सी मुस्कान के साथ फिर भी ईशा को पूछते हुए कहते हैं, अच्छा ईशा मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जो आचार थे ना कल मैं सिटी के ट्रेनिंग कैंप में भेजे थे, उन्हें बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैं तुम्हें 1000 बॉक्स का ऑर्डर देना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर ईशा दंग रह जाती है और खिड़की के बाहर आसमान में देखते हुए सोचने लगती है, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वाह, पहले नहीं मिल रहा था तो कुछ नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है, चारों तरफ से मिल रहा है। अरे मुझे पास तू ही आता है, चारों तरफ से कैसे ले सकती हूँ मैं। उसे इस तरह से खोया हुआ देखकर प्रतीक को लगता है कि ऐसा सोच रही है कि पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए वो अपना सर हल्का सा हिलाते हुए कहता, तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें 2500 देता हूँ, जब बना लेना तो फिर 2500 दे दूंगा और तुम्हें 2 दिन का समय भी देता हूँ। इसके साथ साथ आज तो तुम सामान लाए हो, मुझे दे दो।
इसके साथ साथ प्रत्येक अपना ड्रॉ खोलकर उसके अंदर से इस बार 200 रुपए निकलता है और ईशा के सामने रख देता है। फिर एक मुस्कान के साथ एक रसीद फाड़कर दोबारा से 2500 रुपए ईशा के सामने रख देता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अब मैं मना कैसे करूं? ईशा बिल्कुल ताकी ताकी सी मुस्कान देती है और फिर वह पैसे लेकर चुपचाप अपनी सलवार के अंदर मौजूद पॉकेट में रखते हुए सोचती है, छोड़ो जाने दो, अब पैसे ले लिया तो काम भी कर दूंगी। लेकिन फिर ईशा को उसका यहाँ आने का असली मकसद याद आता है और फिर वह बेचारा वाला चेहरा बनाकर प्रतीक की तरफ देखती है। चाचा, दरअसल मुझे एक तकलीफ थी, लेकिन आप तो जाने दीजिए, कुछ नहीं। प्रतीक ईशा को इतना घबराया देखकर सच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती, आखिर किस अंधे ने इस लड़की को छेड़ा है। उनकी नजरों का कुछ हरी मतलब समझकर ईशा अपना सिर झुकाते हुए कहती है, दरअसल बात ऐसी कि शायद आपको पता ही होगा दादाजी के भैया नीरज हमारे परिवार को कितना परेशान करते हैं। अच्छा, तो लगता है मैंने गलत सोच लिया। इतना सोचकर प्रतीक इस बार बड़े ही ध्यान से ईशा की पूरी बात सुनने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह ईशा की बात सुनता है उसका चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल होते जाता है। उसके रेजिमेंट कमांडर के परिवार वाले उनके करने का इंतजार नहीं कर सकते और उनकी एक ही पोती जिसके माँ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसकी शादी तय हुई है, उसके पति ने जो तोहफे भेजे थे उन्हें उठाकर अपने घर में रख लिया और अब वापस करने से मना कर रहे हैं। प्रतीक के मन में अपने रेजिमेंट कमांडर के लिए बड़ी इज्जत थी और इस तरह से उनकी करने की कोई कामना कर रहा है। ये बात जानने के बाद प्रतीक के मन में नीरज के परिवार के लिए जीरो टॉलरेंस हो गई थी। ऊपर से ईशा ने इस तरह से मिर्च लगाई है कि प्रतीक ने तुरंत अपने असिस्टेंट निर्मल को बुलाया और उसे अपने साथ 3-4 हटे कटे सोल्जर को ईशा के साथ ले जाने के लिए बोल दिया। ईशा इन सब लोगों के साथ एक छोटे से मिनी ट्रक में बैठी है और आराम से गुनगुनाते हुए सोचने लगते हैं, अब मजा आने वाला है। शून्य। नीरज के घर में कल रात वाला खुशी का माहौल आज सुबह भी वैसे का वैसा ही होता है। उन लोगों ने अभी तक एक भी चीज खोली नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होता कि किसी क्या मिलेगा और किसी क्या नहीं मिलेगा। बस जैसे ही वह लोग डिसाइड करते हैं कि नंदिनी को सिलाई मशीन मिलेगी, आनंदी को अलमारी मिलेगी और तीसरी बहू को मोबाइल फोन मिलेगा, तभी उनके दरवाजे पर किसी की खटखटाना की आवाज आती है। इतना जरूरी डिस्कशन चल रहा होता है। इस बीच डिस्टर्ब होने के कारण नंदिनी गुस्सा करने लगती है और उठकर जाकर बड़े ही जोर की आवाज के साथ दरवाजा खोलते हुए बोलती है, कौन है जो सुबह सुबह इतना परेशान कर रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या हम लोग कुछ बहुत जरूरी? लेकिन फिर उसकी आवाज उसकी हालत में ही अटके रह जाती है। नंदिनी को अचानक से चुप होता देखकर आनंदी कंफ्यूज होकर वहां पर आती है और पूछती है, अरे तू? लेकिन उसकी भी आवाज उसकी गर्दन में अटक जाती है, क्योंकि उनके सामने ईशा अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक बंदे खड़ी रहती है और ईशा के पीछे बॉडीगार्ड की तरह 4 आर्मी ऑफिसर्स खड़े रहते हैं। इसके साथ साथ वही थोड़ी सी ही दूरी पर एक छोटा ट्रक भी खड़ा रहता है जिसके अंदर और 2 आर्मी ऑफिसर्स बैठे होते हैं। ये देखकर दोनों थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन अपनी ख्यालों की दुनिया से सबसे पहले आनंदी बाहर आती है और ईशा की तरफ उंगली करते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी? ईशु। इससे पहले कि वह गुस्से में और आगे कुछ बोल पाती, वह सारे लोग उसे घर के देखने लगते हैं, इसीलिए फिर तुरंत अपनी गलियों को यीशु में बदल देती है। यीशु अंदर आंगन में मौजूद जो अलमारी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, वह क्या है ना? मुझे पता चला कि आप लोगों ने दया दिखाते हुए जब मैं नहीं थी तब मेरा सामान अपने पास रख लिया था, इसलिए मैं बस उन्हें वापस लेने आई हूँ। इसके बाद बिना आनंदी और नंदिनी के अंदर बुलाए उन दोनों को अपने हाथों से साइड करते हुए ईशा अंदर जाकर आंगन में रखे अलमारी का मुआयना करने लगती है और जब उसे बिल्कुल सही देखी है तब फिर उन दोनों जेठानी देवरानी और घर के बाकी सदस्य की तरफ देखते हुए कहती है, जल्दी से जल्दी बाकी सामान निकालो क्योंकि मुझे घर वापस जाकर काम भी करना है, इतना टाइम नहीं है। उसका इतना एटीट्यूड देखकर आनंदी भड़क जाती है और वह आगे आकर अपनी उंगली ईशा की तरफ दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी हमसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी उंगली ईशा के चेहरे के इतने पास होती है कि थोड़ा और आगे बढ़ती तो अब तक ईशा के नाक में घुस चुकी होती। उसकी गंदी उंगली को अपनी नाक की तरफ या नाक के आसपास भी देखकर ईशा तुरंत 3 कदम पीछे हो जाती है और उसके चेहरे पर घिन साफ साफ दिखाई देने लगती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आनंदी को इतना गुस्सा होता है कि वह गुस्से के मारे अपने सारे दांतों को पीसकर लगभग चूरा बना देती है। और इससे पहले कि वह गुस्से में कुछ बोल पाती, ईशा उसे तुरंत बीच में टोकते हुए कहती है, और तुम्हारे परिवार की हिम्मत कैसे हुई मेरे तोहफा के सामान को अपने घर में लाकर इस तरह से छुपा के रखने की? जल्दी से निकाले तुम। लेकिन एक बार फिर से इससे पहले कि आनंदी कुछ बोल पाती, ईशा एक बार फिर से उसे बीच में रोक देती है और इस बार उसके पीछे खड़े चारों ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहती है, निर्मल भैया जल्दी से मेरी मदद करिए और यह सारा सामान ट्रक में रख दीजिए, फिर हम लोग इसे घर लेकर जाएंगे।
ईशा के इतना बोलते हैं निर्मल अपने बाकी साथियों के साथ आंगन में रखा सामान उठाकर ट्रक में रखना लगता है और फिर आंगन में खड़े लोगों की तरफ एक ठंडी नजर घूमता और कहता है, जल्दी से मेरी बहन ईशा का सारा सामान बाहर निकालो वरना फिर मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निर्मल भी दादाजी को अपने हीरो की तरह देखा था और उन्हीं की इकलौती पुत्री को इस तरह से कोई परेशान करे यह उसे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वह इस बार सच में गुस्से में था। किसी भी बड़े अफसर से सीधा बढ़ाने की हिम्मत नीरज के परिवार वालों में नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे करके सारा सामान कमरों से छुप छुप कर बाहर आ जा रहा था। कोई सामान वहां बिस्तर के नीचे था, कोई रसोई घर में छुपाया गया था और एक तो भूसे के देर के अंदर था। आखिरकार जब सारा सामान ट्रक में रखा जाता है तो सब लोग बाहर जाने वाले होते हैं, लेकिन ईशा को सोचकर आनंदी की तरफ देखती है और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, अगली बार अच्छे से तैयारी करना चाचा, कुत्तों की तरह मत करना कि किसी के भी हड्डियों उठाकर लेकर आए और चाटने लग जाए। आनंदी जो पहले से ही बहुत गुस्सा थी और सामान जाने के बाद उसका गुस्सा तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, ईशा की बात सुनकर उसे इतना गुस्सा आता है कि गुस्से के मारे उसका बीपी हाई हो जाता है और वह चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। उसके गिरते ही परिवार के बाकी सारे लोग घबरा जाते हैं और उसे उठाने बताने लगते हैं। दूसरी तरफ ईशा को दरवाजे पर पहले से ही देख चुकी उर्वी इस समय भूसे के देर के पीछे छुपी कहां पर रही होती और सोच रही होती है कि जब उसके बाबाजी आएंगे तब उसे कितना पीटेंगे। दूसरी तरफ क्योंकि नीरज इस समय घर पर नहीं होता है, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं होता है कि जिन सामानों के लिए वह कल रात से इतना खुश था उसके घर पहुंचने तक वह सब बस उसका सपना होते हैं। सारा सामान अंदर अच्छी तरह से रखवा करके ईशा निर्मल के सामने खड़े होकर एक बार उसे थोड़ा झुककर थैंक यू कहती है और फिर वापस अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ निर्मल सोचने लगता है, चाहे कुछ भी कहे ये लड़की दिल की बुरी नहीं है, चाहे शक्ल की कितनी बुरी क्यों ना हो। शून्य शून्य। ईशा आराम से अंदर जाती है और सारा सामान ठीक से अरेंज करने के बाद रसोई घर में जाकर मिर्ची वाली टोकरी को बाहर निकालती है और फिर अपना काम करने लगती है। इसके बाद उस रात ईशा जल्दी से अपना सारा काम खत्म करने के बाद पूरी रात बैठकर मिर्ची का अचार बनाती है। उसने सोच लिया था कि उसे कल रात को तो बस अब निकलना ही था, इसीलिए कल सुबह तक उसे अपना सारा काम खत्म करना पड़ेगा। वैसे भी लॉकेट के होने की वजह से ज्यादा मेहनत किए बिना ही यह सब इतना अच्छा लगने लगता था, इसीलिए उसे खुद पर यकीन था कि वह समय रहते अपना सारा काम खत्म कर लेगी। अगले दिन जब दादाजी सुबह उड़ाते हैं तो उन्हें किचन में से खटपट पटपट की आवाज आने लगती है। वह सोचने लगते हैं कि आखिर यह ईशा को हो क्या गया, आजकल इतनी सुबह सुबह क्यों उठ जाती है। और जब वह रसोई घर में जाकर देखते हैं तो जमीन पर इतने सारे मटके देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वहीं कोने में डूबा कर बैठी अपनी पोती की तरफ देखकर उससे पूछते, तू रात भर अचार बना रही थी? दूसरी तरफ से उन्हें जवाब मिलता है, हाँ, पूरे 1000 डिब्बे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह 1000 डिब्बे। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकती थी? लेकिन चाहे दादाजी मन में कुछ भी सोच अपनी पोती को कैसे डांट सकते थे, इसलिए बड़े ही प्यार से कहते हैं, थक गई होगी ना, जाकर सो जा। ईशा उठकर नींद में वहां से बाहर जाने लगती है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत कमरे में जाकर एक पन्ना उठाती है और फिर वापस रसोई घर में बर्तन ढूंढकर चाय बना रहे दादाजी के पास आकर खड़ी हो जाती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। घबराए हुए दादाजी ईशा को देखते हुए अपनी होठों को सीधी लाइन में रख करके सोचने लगते हैं, बेटा अभी तो बोला था जाकर सो जा, तुम्हारी आंखों के नीचे जो काले धब्बे हैं वह तुम्हारे रंग से भी ज्यादा काले हो चुके हैं। ईशा उन्हें एक पन्ना थामती है और फिर यह कहकर, मैं 1 महीने के लिए ट्रेनिंग कैंप में जा रही हूँ ताकि जल्दी पतली हो सकूं, आप बस जब निर्मल आएगा तो ये 1000 डब्बे से दे दीजिएगा, मैं जा रही हूँ सोने। दूसरी तरफ दादाजी अपने हाथों में उसे पर्चे को देखकर 1 सेकंड के लिए घबरा जाते हैं और फिर सोचने लगते। ट्रेनिंग कैंप। चैप्टर 24। ईशा के अचानक सुनाए गए फैसले की वजह से बेचारे अपने 60 में चल रहा है दादाजी घबरा जाते हैं और पूरी दोपहर बस इसी के बारे में सोचते हैं।